हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिछली वीडियो में जैसे मैंने बात किया था कि आपको इंटरव्यू कैसे अपीयर करना है जामिया के लिए, तो इस वीडियो के थ्रू हम लोग ये देखेंगे कि आपको रिसर्च प्रपोज़ल का जो पूरा एक स्ट्रक्चर है जो आप जामिया में आप सबमिट करोगे बिफोर 7 डेज़ या प्रायर 10 to 15 डेज़ प्रायर। ऐसा होता है जामिया में कि आपके जितने भी सारे रिसर्च प्रपोज़ल्स हैं वो सारे सबमिट किए जाते हैं हर एक डिपार्टमेंट्स में। ऑलमोस्ट 10 कॉपीज़ आपको सबमिट करना होता है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि रिसर्च प्रपोज़ल का जो स्ट्रक्चर है वो हर जगह सेम होता है, बट स्टिल कुछ चीज़ों की आपको ध्यान रखकर उस चीज़ों को गलती नहीं करनी है। जैसे बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि उनके अब्स्ट्रैक्ट में वो कुछ भी लिख देते हैं, या लिटरेचर रिव्यू में वो क्या करते हैं कि मैंने लोगों का प्रपोज़ल मैंने पढ़ा है, अपनी दोस्तों का मैंने प्रपोज़ल पढ़ा है, वो इस चीज़ों की गलती करते हैं कि प्रपोज़ल में वो लिटरेचर रिव्यू में बेसिकली वो आर्ग्यूमेंट्स लिखते हैं और एक ऑथर का एक आर्टिकल को लेकर क्या बोलना है वो एग्जैक्ट उस चीज़ों को लिखते हैं। बट इस लिटरेचर रिव्यू का प्रोसेस वो नहीं है जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि किस किस पार्ट्स में आपको ज़्यादा फोकस करना है। और मैंने अपने प्रपोज़ल में किस में ज़्यादा फोकस किया था, किस चीज़ों में को मैंने ध्यान में रखकर उस चीज़ों को मैंने उसमें अपने प्रपोज़ल में डालने की कोशिश की थी, ताकि मुझसे ये गलती ना हो। अगर प्रोफ़ेसर मेरे उस प्रपोज़ल को पढ़ते हैं तो उस चीज़ों को देखकर वो समझ पाएँ कि मुझे एक स्ट्रक्चर आता है लिखने। और मैंने रेफ़रेंसेस में जो भी मैंने अपने टॉपिक में, अगर किसी का काम ट्राइबल्स में है तो वो भी मैं बताऊँगी कि किसको आप रेफ़र कर सकते हो अपने ट्राइबल्स के काम में। मुझे इंडो पैसिफ़िक का कुछ ख़ास नॉलेज नहीं है। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको यही शेयर करूंगी कि आपका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए और आपको हर एक पार्ट में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। पॉइंट्स इसमें मैं आपको बताऊंगी कि पहले पॉइंट्स आपको किस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे पहला जो हम लोग जो टाइटल के बारे में जब हम लोग देखेंगे तो टाइटल बनाते वक्त पहला जो मैंने आपको बताया कि क्लियर और काफ़ी कॉन्साइज होना चाहिए और ल्यूसिड होना चाहिए, कॉम्प्रहेंसिव। आपके टाइटल को पढ़ने के बाद टीचर्स को एक बात समझ में आ जाए कि आप बोलना क्या चाहते हैं, आप बताना क्या चाहते हैं। ठीक है, अब आप आ जाइए दूसरा क्या होना चाहिए। दूसरा ये होना चाहिए कि आपका जो टाइटल होगा वो किसी तरीका का वेग वर्ड यूज नहीं करेगा, किसी तरीका का वेग वर्ड आपको यूज नहीं करना है। ठीक है, आपका जो टाइटल होगा वो रिसर्च प्रॉब्लम को डायरेक्ट तरीके से रिफ्लेक्ट करना चाहिए। मतलब आपका जो भी गैप है, आपने जिस तरीके का भी आपने गैप निकाला है, उस चीज़ को डायरेक्ट आपको कहीं ना कहीं अपना टाइटल में इंक्लूड करना है कि आप बताना क्या चाह रहे हैं, आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात करना चाह रहे हैं और आप आगे जाकर आप करेंगे क्या। ठीक है, किस दो बीज के बारे में स्टडी कर रहे हैं। अगर क्वांटिटेटिव है तो किस दो वेरिएबल के बीच में आप बात करना चाह रहे हैं, तो ये आपको बताना है, वहाँ पे आपको कुछ चीज़ें इंक्लूड करनी है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप इंडिकेट करता है, आपके इश्यूज को इंडिकेट करता है, आप किस तरीके के फेनामिना को आप स्टडी करना चाहते हैं, आप इसके बारे में बताता है। थर्ड मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपका क्वांटिटेटिव स्टडी है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको की वेरिएबल्स को इंक्लूड करना है। अगर ये एप्लीकेबल है तब, अगर आपकी स्टडी क्वांटिटेटिव में आ रही है। ठीक है, क्वालिटेटिव में अगर आपकी स्टडी आती है तो आपका इस बात का ध्यान रखना है कि क्वालिटेटिव में आपको बिल्कुल नीच स्टडी आप करोगे, चाहे वो किसी तरीका का भी क्वालिटेटिव स्टडी हो, चाहे आप प्राइमरी सोर्सेज में जाओ, चाहे आप इथनोग्राफिक स्टडी में जाओ, चाहे आप किसी तरीके के सैम्पलिंग में जाओ। क्वालिटेटिव स्टडी में आपको जरूर इस बात का ध्यान रखना है कि आपको एक रिलेशनशिप बताना है दो चीज के बीच। जैसे आप क्वांटिटेटिव में करते हो वैसे आपको क्वालिटेटिव में भी कुछ चीजें लिखनी है जिससे आपको समझ में आ जाए, प्रोफेसर्स को, सामने वाले को समझ में आ जाए कि आप वाई और हाउ में जो भी आप अपना सेंट्रल क्वेश्चन फ्रेम करोगे तो आप बातें किस चीज के बारे में करना चाहते हो। जैसे मैं आपको बताती हूँ मेरा क्या था, मेरा जो रिसर्च प्रपोजल था उसमें था, मैंने ये सिलेक्ट किया था, सरना कोड इन झारखंड, a negotiation between an identity and inclusion। तो मैं ये बताना चाह रही थी कि उनकी जो आइडेंटिटी है, उनके इस तरीके का आइडेंटिटी को लेके जो भी वो डिमांड कर रहे हैं झारखंड स्टेट में, उनकी जो आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब ये हुआ कि वो कोडिफिकेशन जा रहे हैं। ठीक है, कोडिफिकेशन का
मतलब ये होता है कि जब जब सरकार से, जब सेंट्रल गवर्नमेंट से वो अपने रिलीजन को लेकर जब वो डिमांड करते हैं, उसको कोडिफाई करना चाहते हैं, अपनी आइडेंटिटी की वो डिमांड कर रहे हैं, वो आइडेंटिटी इन टर्म्स उनकी ट्राइबल्स कल्चर को तो वो सब लोग जान रहे हैं, बट उनके पॉपुलेशन फिगर्स सही निकल कर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एसीज एंड एसटीज हैं जो क्रिश्चियंस में कन्वर्ट कर गए हैं, हिंदुइज में कन्वर्ट कर गए हैं, फायदा भी उठा रहे हैं। अभी कुछ और कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो बेसिकली जो कोडिफिकेशन का डिमांड कर रहे हैं, वो एक अपनी सेपरेट आइडेंटिटी की डिमांड कर रहे हैं। ये बोलना चाह रहे हैं कि हमारा जो ट्राइबल रिलीजन है, हमारा जो प्रैक्टिस है, उसको एक अलग पहचान मिलना चाहिए, उसको एक अलग तरीका का कोड मिलना चाहिए, ताकि जो सरकार है, हमारा जो पॉपुलेशन फिगर है, वो सही तरीके से निकल कर आए। इंक्लूजन के बारे में अगर मैं बात करूं, इस तरीके से इस डिमांड को करके वो कहीं ना कहीं अपने आप को मेन स्ट्रीम सोसाइटी में इंक्लूड करना चाह रहे हैं। इंक्लूजन का मतलब ये भी हुआ कि अगर मल्टीकल्चरलिज्म के अगर हम एस्पेक्ट्स देखें, तो उनका जो सेल्फ रिप्रेजेंटेशन को जो राइट है, जो उनके माइनॉरिटी के जो राइट्स हैं, वो किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट के सामने। ठीक है, तो ये इंक्लूजन के बारे में भी वो बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं मैंने ये बता दिया अपने प्रपोजल में कि आप जब भी मेरे इस टाइटल को देखकर ये लगा मेरे प्रोफेसर को कि मैं कुछ ऐसा मुद्दा है जो मैं यहाँ पर बात करना चाह रही, अगर उनको 100% भी समझ नहीं आया ना, तो ये मान को रखो कि 50% तो उनको समझ में आ गया कि मैं बोलना क्या चाह रही। वो 50% मुझसे पूछ कर ही वो चीज़ को समझ पाएंगे। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। चौथा आपको ध्यान रखना है, फोर्थ में मैं आपको बताऊं, आपका जो रिसर्च प्रपोजल होगा वो मुश्किल से 10 to 12 वर्ड्स के बीच में होना चाहिए। आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। मैंने बहुत सारे लोगों का मैंने प्रपोजल देखा है जिसमें बहुत सारी वो लोग गलतियां करते हैं। बहुत सारे बच्चे वो बिल्कुल वेग वर्ड यूज कर देते हैं। ठीक है, और उनको खुद भी पता नहीं होता है कि उस वर्ड का मतलब क्या है, क्योंकि अगर उनका कुछ और अगर वो बताना चाह रहे तो हो सकता है टीचर्स आपकी बातों को ना समझ पाए। तो आपको बिल्कुल वेग वर्ड का यूज नहीं करना है, और अननेसेसरी जार्गन्स बिल्कुल ही आपको अवॉइड करनी है। तो 10 to 12 वर्ड्स का आपका हो गया। फिफ्थ में आपको ये ध्यान रखना है, आपका जो टाइटल है वो एक्चुअल ऑब्जेक्टिव से बिल्कुल मैच करना चाहिए। मतलब जो मेरा टाइटल था वो मैं ये बताना चाह रही थी कि मेरी जो ऑब्जेक्टिव है कि वो डिमांड क्यों करना चाह रही है, मेरा सेंट्रल क्वेश्चन था। सरना कोड का वो डिमांड क्यों कर रहे हैं, डिस्पाइट बेनिफिट्स एंड रिजर्वेशन, सब कुछ तो उनको मिल रहा है, तो फिर ये रिलीजन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया। ठीक है, तो इनका ऑब्जेक्टिव से आपको बिल्कुल अलाइन करना चाहिए। अगर आप मेथोडोलॉजी से अगर ना भी कर पाओ, तो ऑब्जेक्टिव का कुछ सिनेरियो आप रखना अपने टाइटल में, ताकि वो ऑब्जेक्टिव का आपको पता लग पाए। ठीक है, कोशिश करना रखने की। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है टाइटल लिखते वक्त। जब भी आप टाइटल लिखें तो हमेशा ध्यान रखें इसे बिल्कुल लास्ट में करना है, क्योंकि आपके दिमाग में अगर आप पहले टाइटल चूज कर लोगे तो हो सकता है टाइटल के अकॉर्डिंग आपका पूरा प्रपोजल ना हो। ठीक है, आपको पूरा प्रपोजल लिख लेना है, उसके बाद आपको अपनी टाइटल आइडेंटिफाई करनी है। क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ, टाइटल लिखने के बाद आपका दिमाग उसी तरीके से चलता है। ठीक है, जब आप पूरा का पूरा प्रपोजल लिख लोगे, एक स्ट्रक्चर होगा आपके पास, आप बार बार रीड करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि मेरे प्रपोजल के अंदर की बातें जो मैंने कही है वो मुझे आउटवर्ड तरीके से मुझे कैसे उस चीज को बताना है, कैसे उस चीज को सामने रखनी है। ठीक है, अगर आप पहले ही टाइटल सेलेक्ट कर लोगे तो ये कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हो। आपको पहले टाइटल बिल्कुल ही सेलेक्ट नहीं करनी है, मेरे हिसाब जो मैंने किया था वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, सेकंड में आप आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट जो होता है, बेसिकली हम लोग क्या मानते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट जो होता है वो पूरे प्रपोजल का एक समरी होता है। ये बिल्कुल सही बात है, समरी तो होता है, बट समरी का मतलब ये नहीं होता है जो मैंने अंदर में लिखा उससे ही एब्स्ट्रैक्ट में लिख देना है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि आप 1.5 लाइन में आप इंट्रो दो, 2 लाइन में आप अपना मुद्दा बताओ, जो भी आपका मुद्दा है, जो इशू है, जो आप बात करना चाह रहे हो। ठीक है, अगले 2 लाइन में अपना सेंट्रल क्वेश्चन लिखो। अगले 2 लाइन में अगर आप कुछ लिटरेचर का, अगर आप किसी थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव को आप इंक्लूड करना चाह रहे हैं, जैसे मैंने किया था मल्टीकल्चरलिज्म विल किमलिका का। ठीक है, विल किमलिका का मैंने इंक्लूड किया था कि मैं इस एस्पेक्ट से, इस थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से मैं देखना चाह रही हूँ। ठीक है, तो जब मैंने इसको इंक्लूड किया तो मैंने बता दिया कि मेरा थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है। ठीक है, तो आपको 2 लाइन में इस चीज को आपको इंक्लूड करना है। अब मैं आपको बताती हूँ इसके आगे आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी, सॉरी रिसर्च गैप।
रिसर्च गैप जो है आपका, इस चीज़ को आपको बिल्कुल इंक्लूड करना है कि रिसर्च गैप आपने 2 वे से अपने आपका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, वो किस तरीके का होना चाहिए। जो आपका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट जब आप लिख लेते हो, अब वो मैं आपको बताऊँगी, ये एब्स्ट्रैक्ट भी जो है ना, आपको सबसे लास्ट में लिखना है। एब्स्ट्रैक्ट लिखने के बाद ही आपको उसके बाद टाइटल पे जाना है। मतलब सबसे जो लास्ट में आप लिखोगे वो आप टाइटल लिखोगे, उससे पहले आप लिखोगे एब्स्ट्रैक्ट, पूरा प्रपोजल कंप्लीट करने के बाद। एब्स्ट्रैक्ट जो होता है सिर्फ अंदर की बातें नहीं होती है, एब्स्ट्रैक्ट आप खुद से लिखो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट ही आपका इंट्रो बनेगा। जब भी आप वहाँ बोलने जाओगे, जैसे आप इंटरव्यू रूम में अपीयर करोगे, तो एब्स्ट्रैक्ट ही आपका इंटरव्यू का एक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट बनेगा, जिसमें आप अच्छे तरीके से समझाओगे कि ये मैंने काम किया है, मेरा ये गैप है, और इस गैप से रिलेटेड मैं ये बताना चाह रही हूँ, मैं इसका खोज करूंगी। ठीक है, मैं क्या बता रही थी कि जो रिसर्च गैप है वो आपको इंक्लूड करना है ऑलमोस्ट 3 लाइन में। तो अब्स्ट्रैक्ट बेसिकली आपका 8 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 8 to 9 लाइन से, बिल्कुल भी इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसको आप इटैलिक स्टाइल में लिखो तो ज़्यादा बेटर है। आप जितना अच्छा इटैलिक स्टाइल में लिखोगे उतना बेहतर आपका अब्स्ट्रैक्ट दिखेगा, और उतना अच्छे तरीके से। मैंने पहले बता दिया, जार्गन्स बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है आपको, बिल्कुल सिंपल और क्लियर वर्ड यूज़ करना है इसमें भी। ठीक है, दूसरी बात मैं ये बताना चाह रही थी कि जो मेथोडोलॉजी है, मेथोडोलॉजी को भी आपको 2 लाइन में इंक्लूड करना है, 2 to 3 लाइन्स में आपको इंक्लूड करनी है। लास्ट में आपका हो गया ऑब्जेक्टिव। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका सिग्निफिकेंस क्या है स्टडी का, इस बात को आपको बताना है, जो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि किस तरीके से आपको अपनी बातें रखनी है। ठीक है, तो मेथोडोलॉजी हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, रिसर्च गैप हो गया, आपका थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव हो गया, आपका सेंट्रल क्वेश्चन हो गया, आपके इश्यूज हो गया, आपका इंट्रो हो गया। तो आप ध्यान दो, ये 4 लाइन हो गया, ये 6 लाइन हो गया, ये 7 लाइन हो गया। बहुत ज्यादा अगर आप जा रहे हो, रिसर्च गैप आपको 2 लाइन में लिखना है या 3 लाइन में, जो भी है, तो कितना हो गया। सेंट्रल क्वेश्चन 1 लाइन में ही रखो तो ज़्यादा बेटर है। 2 लाइन्स हो गए, मेथोडोलॉजी आपको 2 to 3 लाइन्स में, तो कंप्लीट आपका 10 लाइन्स में हो जाएगा। राइट, आप उसको और भी बेहतर तरीके से कंसाइज कर सकते हैं, आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं, अपना कमांड दे सकते हैं। चैट जीपीटी का यूज़ अगर मैं आपको बताऊं, चैट जीपीटी तो बिल्कुल यूज़ ना करें, मैं तो आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी। बेटर है आप क्लॉड यूज़ करें, क्लॉड आपको हेल्प करेगा। ठीक है, आप बेटर है कि आप अदर जो एप्स आते हैं, अदर जो आपका चैट जीपीटी का जो फॉर्म आता है, उसको आप यूज़ करें। ठीक है, गूगल का आप जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं, क्लॉड की बजाय। क्लॉड एक एआई आता है, क्लॉड.ai आता है, वो आप उसको यूज़ करें। और मैं इसका नाम भुला रही हूँ, एक और है, मैं आपको बाद में बता दूंगी कि आप और क्या यूज़ कर सकते हैं। तो चैट जीपीटी का बिल्कुल यूज़ ना करें। आई वॉन्ट रिकमेंड एनी वन टू यूज़ चैट जीपीटी इन देयर रिसर्च प्रपोजल। एनी चीज़ में मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी। चैट जीपीटी का आप इस्तेमाल आप चीज़ों को समझने के लिए कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्मेशन सेंटेंस का नहीं आ रहा तो आप फॉर्म कर सकते हैं, बट स्टिल मैं आपको बताऊंगी कि जो भी चैट जीपीटी आपको दे रहा उसको एग्जैक्ट ना लिखें, बिल्कुल ना लिखें। और अपना प्लेजरिज्म जो है किसी भी ये में टर्निटिंग से चेक करवा के दें। ठीक है, वो लोग आई नो कि प्रोफेसर चेक नहीं करते हैं, बट बेटर होगा कि टर्निटिंग का यूज़ करें। ठीक है, और टर्निटिंग का इसलिए मैं वो ये बोल रही हूँ क्योंकि टर्निटिंग एक ऐसा है जहाँ पे आप बिल्कुल क्लियर तरीके से आप चीज़ों को आप टर्निटिंग बताएगा कि आपका कितना ज़्यादा प्लेजरिज्म का ये है। ठीक है, तो ये सब बातें हो गई। ठीक है, अब आ गया आपका इंट्रो वाला पार्ट। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट, देखिए आपका ये दोनों चीज़ तो प्रोफेसर रीड कर रहे हैं, टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट तो वो रीड कर रहे हैं। ठीक है, मैं इसमें स्टार बना देती हूँ ताकि आपके दिमाग में आ जाए। ठीक है, ये दोनों चीज़ प्रोफेसर रीड कर रहे हैं, इंट्रो वो रीड नहीं करेंगे मेरे हिसाब से। जो स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाता है, जिनको समझ में आ जाता है, जिस प्रोफेसर को भी समझ में आ जाती है कि मुझे इस स्टूडेंट को मुझे लेना, बाद में हो सकता है वो जाकर आपके रिसर्च प्रपोजल को रीड करे। ये बिल्कुल होगा, क्योंकि सीट्स लिमिटेड है, और सीट्स लिमिटेड के साथ साथ उनको आपका ये भी देखना है कि आपने लिखा क्या है। इतना उनको टाइम है कि वो एक स्टूडेंट को लेने के लिए तो वो अपने आपके प्रपोजल को वो रीड करेंगे ही करेंगे। तो मेक श्योर करें कि कुछ भी ना लिखें। ठीक है, अब आपका आ गया इंट्रो का पार्ट। इंट्रो में आपको क्या करना है, इंट्रो में 2 to 3 लाइंस में आपको बैकग्राउंड ऑफ दिस स्टडी बताना है।
ठीक है, बेसिकली एक जनरल इन्फॉर्मेशन आपको बतानी है कि आपका जनरल इन्फॉर्मेशन क्या है, आप किस बारे में बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, करंट सिचुएशन बताना है। करंट सिचुएशन का मतलब ये हुआ कि अभी प्रेजेंट सिनेरियो में क्या है। जैसे मैंने बताया कि सन्ना कोड का जो डिमांड है वो 2000 से बेसिकली ये इरप्ट हुआ, क्योंकि उस टाइम सेंसस होने का था एंड उन्होंने डिमांड किया बट सुना नहीं गया। ठीक है, तो अभी प्रेजेंट सिनेरियो ये है कि 2020 में झारखंड सरकार के साइड से विधानसभा में, है ना, विधानसभा में एक एक लेजिस्लेशन पास हुआ। ठीक है, एक बिल पास हुआ। ठीक है, जिसमें सन्ना कोड का डिमांड को लेके ये नवंबर 2020 में ये झारखंड सरकार ने पास किया और सेंट्रल गवर्नमेंट से ये डिमांड कर रही है। ये 2020 की बात है। ठीक है, ये सब सारा मैंने बताया। अब आपको क्या करना है, करेंट सिचुएशन लिखने के बाद आपको डायरेक्ट आ जाना है रिसर्च गैप में। रिसर्च गैप में आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि आपने इस लिटरेचर को आपने पढ़ा, मतलब बेसिकली आपको ऑथर को आपको साइट नहीं करना है वहां पर, आपको बस इतना बताना है कि मैंने इस पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखा और प्रीवियस स्टडीज ने इस चीज़ को लेकर फुलफिल नहीं किया है। फुलफिल का मतलब ये होता है कि उन्होंने इस चीज़ों को लेकर बात नहीं की है। ये आपको लिटरेचर पढ़ने के बाद ही आएगा। जब आप अच्छे से लिटरेचर रिव्यू कर रहे होंगे, आपके दिमाग में एक प्रॉपर रिसर्च गैप आ जाएगा। उस रिसर्च गैप को आप इंट्रो में डालें। ठीक है, वो आप कैसे करेंगे, मैं आपको सब कुछ मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। बस मैं एक एक पार्ट धीरे धीरे मैं आपको बता रही हूँ तो आपके दिमाग में बैठ जाए कि आपको बेसिक स्ट्रक्चर कैसे करना है। ठीक है, अब आप आ जाइए थर्ड चीज में, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ये आपको बताना है कि आपके लिए ये रिसर्च क्यों इम्पोर्टेंट, व्हाई द रिसर्च इज इम्पोर्टेंट। तो कहने का मतलब ये हो गया, आप ये जो रिसर्च कर रहे हैं वो कितना ज्यादा वैल्यूएबल है। ठीक है, वो किस मुद्दे से रिलेटेड बात कर रहा है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट उसके क्या है। ठीक है, अगर ये मुद्दा अगर आप बताते हो, अगर आप इसमें रिसर्च करते हो तो इसमें बेसिकली आप क्या चीज़ को एड्रेस करोगे। ठीक है, आप इनसाइट्स क्या दोगे, ठीक है, समाज में। ओके, नाउ आपको फिर क्या बताना है, पर्पस ऑफ दिस स्टडी बतानी है। पर्पस ऑफ दिस स्टडी, पर्पस ऑफ दिस स्टडी मतलब आपकी जो रिसर्च है वो क्या करना चाह रही है, क्या एम कर रही है। ठीक है, आप आप सरना कोड एंड ट्राइबल्स के बीच में रिलेशन बताओगे। आप सरना कोड को ये बताओगे कि हिंदुइज्म में वो किस तरीके से वो उस चीज़ को लेते हैं, है ना, सोसाइटी उसको किस तरीके से ले रही है, उसमें खुद में उनका इतना ज़्यादा बाइफिकेशंस है ना। फिर आप ये भी बताओगे कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज़ को लागू करती है, अगर कर देती है, तो इसके क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, क्या उनमें बाइफिकेशन क्रिएट होगा या फिर वो समाज स्ट्रेंथन हो जाएंगे, है ना, उनके करेक्ट पॉपुलेशन फिगर्स निकल कर आएंगे। आपका जो भी है, जो भी आप लिटरेचर में पढ़ोगे वो आप लिख सकते हो। बाकी आप अपने तरफ से भी चीज़ों को लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका पर्पस ऑफ द स्टडी। ठीक है, अब आप आ जाओ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में। तो हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड होता है वो हर हर टॉपिक के लिए नहीं होता है। अगर आपने काफ़ी नीश टॉपिक लिया है तभी आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला पार्ट आएगा, वरना कोई ज़रूरी नहीं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिखना। ठीक है, अगर आपका टॉपिक है कास्ट, कास्ट को आप एसोसिएट कर रहे हो CSR के साथ, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके साथ अगर आप एसोसिएट कर रहे हो तब आपका कुछ चीज़ें हो सकती है कि आप कुछ चीज़ें बता पाओ। कास्ट को आप रेस के साथ कर रहे हो, कास्ट को आप जेंडर के साथ कर रहे हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ों जब आप बात करते हो तो कहीं ना कहीं आप बताते हो कि हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में क्या क्या बातें हुई है, ये इसका बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, तो हर लोगों के लिए नहीं है ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आपका टॉपिक किसी और चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, अब आपका आ गया लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू में ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट सेक्शन, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। लिटरेचर रिव्यू का पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि आप सारा लिटरेचर पढ़ना स्टार्ट करें। पहले आपको एक एक लिटरेचर कवर करना है। जैसे मैंने क्या किया था, मैंने नंदिनी सुंदर की लिटरेचर पढ़ी, द बर्निंग फॉरेस्ट उसकी एक है। फिर मैंने अल्पा शाह का पढ़ा, गायत्री चक्रवर्ती स्पीवैक का पढ़ा, सबैल्टन की इन्होंने बात की है। फिर मैंने वर्जीनियस खाका का पढ़ा। फिर इसमें अब कुछ सोशियोलॉजिस्ट है, सोशियोलॉजिस्ट नंदिनी सुंदर भी है। अब इसमें कुछ सोशियोलॉजिस्ट है जिनका नाम है क्रिस्टोफर वॉन ह्यूमनडॉफ। ठीक है, फिर वेरियर इल्विन का भी नाम आता है। ठीक है, बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट को मैंने वहाँ पे मेंशन किया हुआ था। तो ये यहाँ पे इतना सारा मैंने चीज़ें पढ़ी, इनके बहुत सारे आर्टिकल्स मैंने पढ़े, जर्नल्स एंड आर्टिकल्स।
जब भी आप आर्टिकल्स एंड जर्नल्स सेलेक्ट करें तो किसका किसका सेलेक्ट करना मैं आपको बता दे रही हूँ। एक हो गया आपका स्कोपस, टेलर एंड फ्रांसिस, ठीक है, जे स्टोर, जे स्टोर के जर्नल्स काफ़ी सही होते हैं, टेलर एंड फ्रांसिस के हो गए, ठीक है। फिर अगर आप बुक्स कर रहे हैं तो हॉवर्ड प्रेस, ऑक्सफोर्ड, है ना, कैम्ब्रिज, ये सब आपको करना है, ठीक है। तो आपको ये सब जर्नल्स, ये सब रेनोन जर्नल्स है, आपको यही सब जर्नल्स के बारे में बात करनी है। अगर कुछ ऐसा जर्नल है जो आपको लग रहा है इम्पॉर्टेंट है और उतना रेनो नहीं, आप बिल्कुल इंक्लूड कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम लिटरेचर रिव्यू में आपका ये सब सारा लगना चाहिए, झलकना चाहिए कि हाँ आपने रेनोन जर्नल्स एंड आर्टिकल्स आपने उठाए हैं, ठीक है। ओके, जब आप इतना सारा लिटरेचर पढ़ लोगे तो आपको सबसे पहला जो गलती नहीं करना है वो आपको ये करना है कि नंदिनी सुंदर का अगर मैंने कुछ पढ़ा तो नंदिनी सुंदर का एज इट इज स्टेटमेंट मुझे नहीं लिखना है। पहली बात, उन्होंने अपनी बुक में कुछ ऐसी बातें कही हैं जो मुझे लग रहा है मेरे से रिलेवेंट है, तो मैं एज इट इज लिखा उठा के उसे नहीं लिख सकती, या मैं ये नहीं बोल सकती कि नंदिनी सुंदर ने इस तरीके से बातें बोली है। नो, लिटरेचर रिव्यू का मतलब ये नहीं होता है। लिटरेचर रिव्यू का मतलब होता है जब आप लिटरेचर पढ़ लेते हो तो इन सारे लिटरेचर के बीच में जो को रिलेशन है आप इसको अपने लेंस से आपको देखनी है, आपका इसमें अपना लेंस होगा। जब आप इस पूरे के पूरे लिटरेचर को आप पढ़ लोगे तब आपको समझ में आएगा कि आप किस एस्पेक्ट से बात करना चाहते हो, क्योंकि आपकी खुद की रिव्यू है वो। आपने लिटरेचर पढ़ा, आपने व्यू किया, अब उसको फिर से आप रिव्यू कर रहे हो, ठीक है। तो लिटरेचर रिव्यू का ही मतलब होता है कि जब बहुत सारा लिटरेचर पढ़ने के बाद अब आपको बताना है कि आपने डिबेट लाना है आपको कि इस ऑथर ने ये बात की, इस ऑथर को बात करने के बाद अल्पा शाह ने ये बात की, अल्पा शाह का झारखंड में काम है, अल्पा शाह ने ये बात की, नक्सलाइट एंड ये सब में उनका काम है, तो अल्पा शाह ने ये सब सारी बातें की, तो अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि इन दोनों का जो डिबेट है वो मेरे काम में इस तरीके से एसोसिएट होता है, इस तरीके से मैं इस चीज़ों को देख रही हूँ। आपको इस तरीके से लिखना है। बहुत सारे बच्चे ये भी करते हैं, लिखते हैं नंदी सुंदर आर्ग्यू, वो उसके बाद डायरेक्ट लिखेंगे। ये सही है, ये कहीं ना कहीं वो सही है, टीचर्स को लगेगा चलो हाँ भाई ठीक ठाक, बट मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी जब भी आप लिख रहे हो तो एक आप डिबेट लिखो। डिबेट का मतलब ये होता है जब आप लिटरेचर रिव्यू कर लेते हो ना तो आप एक डिबेट क्रिएट करते हो कि इस ऑथर ने अपनी बुक पे ये बात बोली और दूसरे ऑथर ने अपनी बुक पे ये बात बोली, और उसके बीच का जब आप गैप निकाल रहे होते हैं, जब दोनों का कॉन्ट्रोडिक्शन क्रिएट कर रहे हो, ये होता है आपका लिटरेचर रिव्यू, ना कि एज इट इज उठाकर लिख देना, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगी। हो सकता है कि बीच में कुछ ऐसे स्टेटमेंट हो जो आपको नजर आ जाए, जो आपको लगे कि हाँ आप इसको लिख सकते हो, तो बिल्कुल आप करें, इंटेक्स साइटेशन दे दें। आप आपको मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल मना नहीं कर रही हूँ, बट लिटरेचर रिव्यू का पूरा प्रोसेस ही यही होता है कि 10 लिटरेचर पढ़े और 10 लिटरेचर में मेरे दिमाग में जो आ रहा है कि इस ऑथर ने ये बात बोला, इस ऑथर ने ये बात बोला, अभी दोनों के बीच का कॉन्ट्रोडिक्शन क्या है, मैं उसको एक रफ लैंग्वेज में लिखूंगी, फिर मैं चैट जीपीटी को कमांड दूंगी कि उसे वो रिफाइन करे, एंड देन फिर मैं उसको फिर से रिफाइन करने की कोशिश करूंगी। चैट जीपीटी का आपको बिल्कुल नहीं उठाकर लिखना है। हो सकता है कि प्रोफेसर ध्यान ना दे, बट उनको भी एक रिदम समझ में आ जाता है कि आप कहाँ से लिख रहे हो, ठीक है। तो आपको बिल्कुल ध्यान नहीं, तो ये होता है आपका लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू में दूसरा आपको ध्यान रखना है कि आप जो बातें बोलना चाह रहे हो, जैसे आपने 2 लाइन में कुछ ऐसी बात बोली जो आप एक मान लो आप शुरू कर रहे हो, ठीक है, तो सेकंड लाइन में जो सेकंड जो थर्ड लाइन होगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। जैसे आप कुछ बात कर रहे हो, जैसे आपने बात की वर्जीनिया खाकर के बारे में कि पहले के जो इथनोग्राफर्स थे उनकी एक बहुत अच्छी आर्टिकल है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्राइब्स, आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं बोल रही हूँ तो कास्ट वर्सेस ट्राइब्स में वो बात करते हैं कि पहले के जो इथनोग्राफर्स, जो अर्ली जो इथनोग्राफर्स थे, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते थे, वो दोनों को सिमिलर मानते थे। ये मैंने पहला लाइन में लिखा। लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ। अब दूसरा लाइन में आप क्या कर रहे हो कि आप नंदिनी सुंदर का ये लिख रहे हो कि वो जो है नक्सलाइट एरिया के बारे में बात करती हैं और वो बताती हैं कि किस तरीके से वहाँ पे जो वहाँ के जो ट्राइबल्स है ना, वो 2 चीज़ों के बीच में वो नेगोशिएट कर रहे हैं, एक स्टेट के बीच में, एक एक नक्सलाइट के ये में, जहाँ पे जो इंसर्जेंट ग्रुप्स है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये दोनों लाइन मिल रहा है? पहले का जो तीसरा लाइन है और जो सेकंड का ये जो तीसरा लाइन है, क्या वो मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। ये एक बहुत गैप क्रिएट कर रहा है। लिटरेचर तो आपने लिख दिया,
बट ये मिल नहीं रहा है। तो दोनों में गैप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है इस बात का। आपको बहुत ही स्ट्रक्चर को कहानी की तरह लिखना है कि सब कुछ एक सिमिलर तरीके से नजर आए। आपको बार बार चीजें पढ़नी है। लिटरेचर रिव्यू का मतलब होता है आपको बार बार पढ़नी है और पढ़कर बताना भी है दूसरे को। ये नहीं कि आपने लिख लिया कुछ और आप समझ रहे हो कुछ और बट पढ़ने वाले को लग रहा है कुछ और। ये होता है क्योंकि हम लोग नए हैं इस फील्ड में। तो आपका जो इंग्लिश का जो लैंग्वेज है, आपका जो स्ट्रक्चर का जो फॉर्मेशन है, हो सकता है वो दूसरे के लिए उस तरीके का ना हो। उससे साउंड कुछ और कर रहा है, वो समझ कुछ और रहा है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि इसमें गैप नहीं क्रिएट होना चाहिए और समझने में और पढ़ने में फ़र्क नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने लिटरेचर रिव्यू का ये मैंने आपको बता दिया कि आपको लिटरेचर रिव्यू कैसे करना है। नाउ कम टू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि यहाँ पे आप रिसर्च गैप लिख रहे होते हो। ठीक है, तो रिसर्च गैप में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है क्या, सबसे पहले आपको लिखना है आपका एग्जिस्टिंग लिटरेचर के बारे में कि ये मैंने पढ़ा। ठीक है, फिर उसमें आपको क्या करना है, आपका वो गैप आपको क्रिएट करना है। गैप आपको बताना है कि मेरे मेरे इश्यूज में मेरे मेरे मेरा जो इशू है, जो मेरा जो ऑब्जेक्टिव है स्टडी का, जो भी मैं बात करना चाह रही हूँ, ये जो मेरा सेंट्रल क्वेश्चन के हिसाब से इसमें इस तरीका का गैप क्रिएट हुआ है और मैं इस गैप को इस तरीके से फुलफिल करूंगी। ठीक है, ये आपको मेथोडोलॉजी में आपको आगे बात करनी है। बस थोड़ी सी चीजें आपको ग्लिम्स रख देनी है। तो ये जो रिसर्च गैप होगा ना, ये आपको अच्छे तरीके से 4 से 5 लाइन में आपको लिखनी है कि ये मेरा रिसर्च गैप है। इसको भी ज्यादा नहीं लिखना है, इसको भी कम से कम 10 लाइन्स में कंप्लीट करने की कोशिश करें। और ज्यादा पूरा जो है ना 12 to 14 पेजेस में अगर आपको पूरा का पूरा प्रपोजल हो तो ज्यादा बेटर है। प्लीज ज्यादा मोटा ताजा प्रपोजल ना बनाए, बल्कि प्रपोजल ना बनाए। 12 to 14 पेजेस में बनाएंगे तो वो अच्छा भी लगेगा, ना ज़्यादा कम होगा ना ज़्यादा लंबा होगा। अगर प्रोफेसर रीड करेंगे तो हो सकता है वो बिल्कुल बोर ना हो, इरिटेट ना हो आपके प्रपोजल को पढ़कर ये कुछ भी लिख दिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुद्दे की बात आपको ज़्यादा करनी है। 1000 बार पढ़ेंगे प्रपोजल को तब जाकर के आपका प्रपोजल रिफाइन होगा और दिमाग बोलेगा ये सही है, ये गलत है, ये सही, ये गलत है। आप समझो इस बात को। ठीक है, तो ये चीजें आपको लिखनी है। ठीक है, रिसर्च गैप आपका कहाँ से निकलेगा, ये आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर से निकलेगा। ठीक है, अब आप आ जाओ सेंट्रल क्वेश्चन। सेंट्रल क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे काफी लंबा खासा सेंट्रल क्वेश्चन लिख देते हैं, 2 to 3 लाइन्स का। नहीं, आपको सेंट्रल क्वेश्चन नहीं लिखना है। आपको सेंट्रल क्वेश्चन जब भी लिखना है 1.5 लाइन का लिखो तो ज्यादा बेटर है। 10 words विल बी इनफ, बहुत मोर देन इनफ। बहुत छोटा होना चाहिए, बहुत क्लियर होना चाहिए। ये आपका मेन सेंट्रल क्वेश्चन होगा, ये आपका मेन एंड इम्पोर्टेंट मेन सेंट्रल क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आपको 10 वर्ड्स में आपको कंप्लीट करनी है। अब आपको सब क्वेश्चन में जार्गन्स का तो बिल्कुल यूज नहीं करना, मैंने आपको बता दिया। सब क्वेश्चन में आपको 2 to 3 क्वेश्चन आपको लिखनी है, ज्यादा सब क्वेश्चन आपको नहीं लिखनी है। 2 से 3 सब क्वेश्चन आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस आप लिखें। इसमें भी 1.5 लाइन का लिखें, 1.5 लाइन का लिखें तो ज़्यादा बेटर है। आप इसको किस एस्पेक्ट से देख पा रहे हैं, पॉलिटिकल एस्पेक्ट से अगर कुछ चीज़ें हैं तो वो बता दीजिए, इकोनॉमिक एस्पेक्ट से देख पा रहे हैं तो वो भी लिख दीजिए, है ना, सोशल एस्पेक्ट से देख पा रहे हैं तो वो भी लिख दीजिए। तो ये आपके टॉपिक पे डिपेंड करता है कि कितना बेहतर तरीके से आप सेंट्रल क्वेश्चन को। अब मैं आपको बता रही हूँ, सेंट्रल क्वेश्चन कभी भी एक बार में नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा। सेंट्रल क्वेश्चन कभी भी बनता है जब आप 100 क्वेश्चन क्रिएट करोगे ना, तब जा करके उसमें आप अपना दिमाग लगाओगे, बार बार पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे, तब आपको लगेगा यार मैं वाई हाउ का जो क्वेश्चन है, जो क्वालिटेटिव रिसर्च में आता है, मैं किस तरीके का बनाऊं जो मेरा लगे। मतलब ये सेंट्रल क्वेश्चन का मतलब ये होता है जब आपसे कोई पूछे व्हाट यू वांट टू स्टडी, व्हाट यू वांट टू स्टडी का ये क्वेश्चन है। जैसे आप ध्यान दोगे बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि वो पूरा प्रपोजल लिख देते हैं, बट जब पूछा जाएगा कि आप करना क्या चाहते हो तो उनके पास किसी तरीका का आंसर नहीं होता है। वो बिल्कुल नहीं बता पाते कि आप करना क्या चाहते हैं। तो सेंट्रल क्वेश्चन उसका जवाब होगा कि मैं ये करना चाहता हूँ भाई, मैं इसके बारे में पढ़ना चाहता हूँ, मैं इसके बारे में रिसर्च करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा और सबसे अहम सवाल है कि सेंट्रल क्वेश्चन क्या होना चाहिए। सेंट्रल क्वेश्चन को आप ध्यान रखें, बिल्कुल ही शॉर्ट बनाएं, कॉन्साइज बनाएं, क्लियर बनाएं। 3 लाइन्स में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी होगा तो 2 लाइन्स है। मैं आपको 2 लाइन्स में बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगी।
1.5 लाइन में हो तो ज़्यादा बेटर है। सब क्वेश्चन भी आपको 2 to 3 होना चाहिए, ठीक है, 2 to 3 क्वेश्चन होने चाहिए, वही 1.5 करके, ठीक है। अब आप आ जाओ रिसर्च ऑब्जेक्टिव में। जो आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव होगा, रिसर्च ऑब्जेक्टिव आपका ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पर आप अपना ये बता पाओ कि आप अगर इस स्टडी को करते हो तो उससे क्या इम्पैक्ट्स होंगे सोसाइटी में। आप आपका आपने सेंट्रल क्वेश्चन बता दिया, आपने आपने वो बता दिया कि आपको किस तरीके से आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर कैसे करना है। जब रिसर्च ऑब्जेक्टिव की जब बात होती है तो आप स्पेसिफिक गोल्स के बारे में बात करते हो। मतलब आप बेसिकली ये बताना चाह रहे हो कि आप इन्वेस्टिगेट, मतलब व्हाट यू प्लान टू इन्वेस्टिगेट, राइट। आप किस तरीके से मेजर करोगे, आप कैसे एनालाइज करोगे, ठीक है। तो एक अच्छा रिसर्च ऑब्जेक्टिव कैसा होता है कि मैं क्या स्टडी करूंगा, व्हाट विल बी स्टडीड, ठीक है, ये आप ध्यान रखना, व्हाट विल बी स्टडीड। मेजरेबल होता है, मेजरेबल का मतलब आप क्या इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करोगे थ्रू आउट योर रिसर्च, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक होते हो विद अवेलेबल टाइम एंड रिसोर्सेज। आपके पास जो भी टाइम है, जो भी रिसोर्सेज है, उससे आप अचीवेबल होते हो अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव को लेकर कि मैं इतने टाइम तक उस चीज़ को कंप्लीट कर लूँगा। रिलेवेंट होते हो, रिलेवेंट का मतलब ये होता है कि आप जब भी रिसर्च ऑब्जेक्टिव लिखोगे तो ये आपका डायरेक्ट अलाइन होना चाहिए आपके सेंट्रल क्वेश्चन के साथ, और ये डायरेक्ट अलाइन होना चाहिए आपके रिसर्च प्रॉब्लम के साथ, ठीक है। मैं एक चीज़ और बताना भूल गई कि जब आप सेंट्रल क्वेश्चन करोगे तो ये बिल्कुल अलाइंड होना चाहिए रिसर्च गैप के साथ और रिसर्च ऑब्जेक्टिव के साथ। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। सब कुछ एक दूसरे से मिलना चाहिए, ये नहीं सेंट्रल क्वेश्चन में कुछ और बोल रहे हो, रिसर्च गैप आपने कुछ और निकाल दिया, ऑब्जेक्टिव कुछ और बोल रहे हैं, नो। सब कुछ अलाइंड होना चाहिए, सब कुछ एक क्रोनोलॉजी में होना चाहिए। तो क्रोनोलॉजी जो है ना, ये पूरे रिसर्च प्रपोजल में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत सारे बच्चे बस लिख देते हैं, उनको लगता है कि लिख दे रहे हैं, कुछ भी होगा यार, पढ़ेगा, उसको समझ में आए नहीं आए, मेरा बोलना वहाँ काम है, नहीं। आपका प्रपोजल पढ़ा जाएगा सिलेक्शन होने के बाद, ठीक है। तो रिसर्च गैप और रिसर्च ऑब्जेक्टिव से बिल्कुल अलाइन होना चाहिए, बिल्कुल इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए। सेंट्रल क्वेश्चन में जो आपने डाला है वही डाला है, तो वही आपका गैप क्रिएट होता है, तब आप सेंट्रल क्वेश्चन बनाते हो, ठीक है। और उसके बाद फिर आप रिसर्च ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। तो बिल्कुल अलाइनमेंट होना चाहिए, कहीं पे मिस अलाइनमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया, क्लियर एंड कॉन्साइज होना चाहिए, मतलब इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब आप आ जाओ मेथोडोलॉजी में, ठीक है। तुम जब मैं मेथोडोलॉजी की जब बात करती हूँ तो मेथोडोलॉजी में बेसिकली क्या देखा जाता है कि मेथोडोलॉजी में बच्चे क्या करते हैं कि वो बेसिकली एक बहुत ही सिंपल सा एक ये बता देते हैं कि नहीं नहीं, हम लोग क्वालिटेटिव मेथड है ये मेरा, ठीक है, और या फिर क्वांटिटेटिव मेथड है, या फिर बेसिकली मैं इस तरीके का सैम्पलिंग करूँगा, या फिर वो ये बताते हैं कि मैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज पकड़ूंगा, उसमें वो डिफरेंट 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 चीज़ों के बारे में बताते हैं। डियर ये सब सब कुछ सही है, ये मैं गलत नहीं बोल रही हूँ इसको, बट होता क्या है ना कि जब आप मेथोडोलॉजी के बारे में जब आप बात करते हैं तो मेथोडोलॉजी का मतलब ये होता है कि आप बिल्कुल नीश लेवल में बात करें कि आप कैसे करेंगे। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव काफ़ी ब्रॉड टर्म है, सैम्पलिंग काफ़ी ब्रॉड टर्म है, प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज काफ़ी ब्रॉड टर्म है। मेथोडोलॉजी में आप जितना ज़्यादा डीप डाउन जाए उतना ज़्यादा बेटर है, जितना ज़्यादा डीप जाए, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, मैंने अपना डायरेक्ट लिखा था कि मेरा जो प्रपोज स्टडी है वो इथनोग्राफी होगा, ठीक है, और ये एक मेरा प्राइमरी टूल होगा। मतलब मैं ये कैप्चर करना चाह रही हूँ जो भी कॉम्प्लेक्स और इंट्रिकेट पिक्चर्स हैं लोकल लेवल में, मैं उसको कैप्चर करूंगी। ये मैंने पहले लिखा था, मैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मैंने नहीं लिखा था, ठीक है। ये सब लोग जान रहे हैं, टॉपिक को पढ़कर ही लग जाता है कि आपका क्वालिटेटिव रिसर्च है, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा आपको रोड मैप क्या बताना है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, जैसे अगर आपका रिसर्च इथनोग्राफी पे है, जैसे मेरा रिसर्च इथनोग्राफी पे, तो आप प्लीज किसी को साइट करें कि इथनोग्राफी से रिलेटेड आपने किसको पढ़ा है। जैसे सत्येंद्र कुमार की एक छोटी सी एक आर्टिकल है, बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल है, उन्होंने 2014 में लिखा था इस आर्टिकल को, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल है ये बेसिकली ये बताता है कि आपका नीश पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए, मतलब आपका इनिक पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इस बारे में बात करते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इनकी एक आर्टिकल है बेसिकली द प्रॉमिस ऑफ इथनोग्राफी
फॉर द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, स्टडी ऑफ, ये बेसिकली सेज पब्लिकेशंस में इनके रिलीज हुआ था। अब ठीक है, तो मैं ये बताना चाह रही थी कि मैंने इथनोग्राफी से, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी लिख रही हूँ, मैंने किसी को पढ़ रखा है इथनोग्राफी में भी। तो किसी तरीके का जब आप मेथोडोलॉजी लेते हैं, अगर आपका क्वालिटेटिव रिसर्च में और ट्राइबल्स में है तो बिना इथनोग्राफी का तो होगा नहीं। ठीक है, अगर हमका वोटिंग पैटर्न्स भी पढ़ेंगे या किसी तरीके का पढ़ेंगे तो आपको फील्ड में विजिट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये फील्ड विजिट का ये मामला है। बहुत ज़्यादा अगर आप उनका इंसाइडर्स पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश करें, जो सत्येंद्र कुमार ने बताया, तो लगभग आपको 6 मंथ वहाँ रहने पड़ेंगे। तो आपको सब कुछ लिखना है, ईच एंड एवरीथिंग। अब आपको क्या लिखना है, जो मैंने जो लिखा था वो मैं आपको बता रही हूँ। मैंने क्या किया था, एक मॉडल होता है, अनियन स्ट्रक्चर्ड मॉडल बोलते हैं उसे। ठीक है, इस मॉडल में आप डिफरेंट डिफरेंट ये के बारे में बात करते हो कि आप अपना रिसर्च जो है किस तरीके से करोगे। ठीक है, तो मैंने अनियन स्ट्रक्चर्ड मैंने मॉडल जो लिया था, उसमें मैंने क्या किया था कि सबसे पहले मैंने हिस्टोरिकल और थ्योरेटिकल फाउंडेशन पहले लेयर में डाला था। सॉरी, नॉट पहला लेयर, मैंने सबसे पहले जो थर्ड लेयर था उसमें मैंने डाला था हिस्टोरिकल एंड थ्योरेटिकल फाउंडेशन। ठीक है, हिस्टोरिकल एंड थ्योरेटिकल फाउंडेशन। सेकेंड लेयर में मैंने डाला था माइक्रो लीगल एंड आर्काइवल एनालिसिस मैंने डाला था। और थर्ड में मैंने डाला था माइक्रो इथनोग्राफिक एंड इमिक इंसाइट। ठीक है, तो मेरा ये मुद्दा था कि अगर मैं फर्स्ट एंड सेकंड जो मैंने आपको बताया, हिस्टोरिकल एंड थ्योरेटिकल फाउंडेशन, इसके बारे में जब मैं पढ़ूंगी, मतलब थ्योरेटिकल फाउंडेशन कहने का मतलब मैं मल्टीकल्चरलिज्म के बुक्स पढ़ूंगी, जब मैं सेंसस उठा के देखूंगी, और सेकंड में जब मैंने डाला था कि माइक्रो लीगल आर्काइवल एनालिसिस का मतलब जो हिस्टोरिकल के जो सेंसस रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, जब मैं बहुत सारा सेंसस का मैं रीड करूंगी ट्राइबल पॉपुलेशन में, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स के, तो मैं ये बताऊंगी कि किस तरीके से डिस्टिंक्शन हुआ है उनके ट्राइबल्स के डेफिनेशन में और रिलीजन के डेफिनेशंस में। आप समझ पा रहे हो? तो ये सब चीज़ें करने के बाद जब मैं इथनोग्राफिक जब रिसर्च करूंगी, और इथनोग्राफिक के रिसर्च में अगर मैंने ये पाया कि उनका जो सरना कोड का जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ों को क्या कर रहा है, वो वो डाइल्यूट कर रहा है, मतलब ये दोनों जो चीज़ें हैं ना, वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को गलत ठहराने की कोशिश कर रहा है जब मैं इथनोग्राफिक रिसर्च में। तो इथनोग्राफी का रिसर्च अगर मैं 6 महीना 1 साल वहाँ रह के अगर मैं करती हूँ, ये मैंने खुद लिखा था वहाँ पे कि अगर मैं करती हूँ और मुझे उनका इंसाइडर्स पर्सपेक्टिव पता चल जाए, जो ट्राइबल रीजन है, जो ट्राइबल बेल्ट है, उसमें पता चल रहा है, तब मैं ये जान के बोल सकती हूँ कि सरना कोड का डिमांड जो है सिर्फ उनके फेवर में जाएगा। वो कब फेवर में जाएगा, जब इन दोनों को मैं निगेट कर दूँ। मेरी इथनोग्राफिक की जो रिसर्च है वो माइक्रो एंड लीगल एनालिसिस एंड हिस्टोरिकल एंड थ्योरेटिकल एनालिसिस को जब ये दोनों को जब वो निगेट कर देंगी, उस चीज़ को वो बिल्कुल ही नकार देंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने लिखी थी। और अगर मैं इसमें गलत साबित हो जाती हूँ अपने इथनोग्राफिक पर्सपेक्टिव में, तो उनके अगेंस्ट जाएगा। ये सरना कोड का जो उनका जो डिमांड है वो गलत ठहर मतलब गलत हो जाएगा, और मैं उनके अगेंस्ट में जाके मैं लिखूंगी। ठीक है, जो मेरा थियोरेटिकल जो मेरा एक बेसिकली एक रोड मैप में दे रही है। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ, तो आपको बिल्कुल ये चेंज होगा, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। बट अब आप अपना जब दिमाग लगा के जब आप चीज़ें लिखते हो ना, तो प्रोफेसर को पता चलता है कि आपने इतना डीप डाउन आपने कुछ सोच रखा है। ठीक है, अब तीसरा मैंने क्या लिखा था, तीसरा मैंने लिखा था, अब आपको किस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि इथनोग्राफिक अगर आप स्टडी कर रहे हो तो कौन सा रीजन है जो हेविली इन्फ्लुएंस्ड है, आपको लिखना है वहां पे, बताना है कि कौन कौन सा रीजन है जो हेविली इन्फ्लुएंस्ड है। दूसरा, कौन सा ऐसा है जो क्रिश्चियन मिशनरी से हिस्टोरिकली एक्सपोज्ड हुआ है ना, और उनका ट्राइबल सन्ना ट्राइबल से उनके क्या कॉन्फ्लिक्ट है। तो ये सब चीज़ें, आप केव कौन सा पढ़ोगे, आप हिंदू आइडल्स कौन सा ही पढ़ोगे, आप टेम्पल्स कौन सा विजिट करोगे, जाने से पहले आप अप्रूवल लोगे, ये सारा चीज़ आपको बताना है, किन से अप्रूवल लोगे, है ना, कितना टाइम लगेगा आपको वहाँ पर, है ना, आप डायरी में आप किस तरीके से कितने कितने टाइम पे आप नोट करोगे, आप सुबह में जाते हो, है ना, सरना स्थल में बैठोगे, वहाँ के गैदरिंग्स देखोगे, आपको हर एक चीज़ के बारे में आपको बात करनी है, हर एक चीज़ के बारे में। ठीक है, आपको सिंगल चीज़ भी नहीं छोड़ना है। देखो, मुझे क्वांटिटेटिव के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, तो जो भी मैं बता रही हूँ आपको क्वालिटेटिव के टर्म्स पे मैं आपको बता रही हूँ। आपको हर एक चीज़ बतानी है, तो आपको कितना डीप डाउन जाना है ये आपको एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका मेथोडोलॉजी। अब आपका रेफरेंसेस के बारे में बात करूँ तो जो आपका रेफरेंसेस होगा वो एपीए या एमएलए स्टाइल में होगा, ये आप देख लेना।
जो भी बुक्स के आप नाम लिखोगे, जो भी बुक्स है जैसे शैडोज ऑफ द स्टेट है, ये आप इटैलिक स्टाइल में लिखो तो ज़्यादा बेटर है। इटैलिक स्टाइल में लिखोगे तो वो ज़्यादा अच्छा दिखेगा, है ना। ये आई थिंक एपीए फॉलो करता है जाना है, बट आप देख लेना एक बार कि कौन सा है रेफरेंस का स्टाइल। एंड ईयर्स एंड वॉल्यूम्स बस इधर उधर होते हैं, लेफ्ट एंड राइट का ये होता है। तो ये हो गए आपके रेफरेंसेस के। मैं इसमें आप कुछ और पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहती हूँ। जो आपको पहला जो पॉइंट मैं आपको बताऊंगी कि रेनोन्ड जर्नल्स एंड आर्टिकल सेलेक्ट करें, ठीक है। दूसरा मैं आपको बताऊंगी कि गैप क्रिएट नहीं होना चाहिए, गैप क्रिएट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब भी आप अगर लिख रहे हो तो देखो कि पहला पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से मैच हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। कहीं ऐसा नहीं कि पहला ग्राफ में कुछ और बात कर रहे हो, दूसरे पैराग्राफ में कुछ और बात कर रहे हो। आपके रीड में मतलब आप जो समझ रहे हो और दूसरा जो पढ़ रहा है, ठीक है। आप जो समझ रहे हो, आप आपके दिमाग में जो एक कॉन्टेक्स्ट है और दूसरा जो समझने में, इसमें भी गैप क्रिएट नहीं होना चाहिए। आपको जो समझ में आ रहा है वही दूसरे को भी समझ आना चाहिए, क्योंकि जब आप इंग्लिश वर्ड यूज करोगे, इंग्लिश में आप लिखोगे, तो हो सकता है कि आपके समझ में और दूसरे के पढ़ने में गैप क्रिएट हो जाए, ठीक है। फोर्थ मैं आपको बताऊंगी, मैंने आपको बता दिया, क्लियर एंड कॉन्साइज होना चाहिए। किसी तरीका का जागन्स यूज नहीं करना। जागन्स आपने जहां यूज किया अपने टाइटल में, आप फंस गए। आप समझ के रखो इस बात को। डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आप दोगे, जैसे दलित एंड माइनॉरिटीज में आप दोगे तो दलित एंड माइनॉरिटीज वाले आपसे 25 मिनट लेंगे, ठीक है। वो सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस चेक करेंगे और पूरा ग्रिल करने का तो पूछो ही मत, क्योंकि दलित एंड माइनॉरिटीज में काफी कम बच्चे और काफी कम सीट्स होते हैं, ठीक है। अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में देते हैं तो वो टाइटल से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। टाइटल से रिलेटेड वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और मेथोडोलॉजी अगर पूछने का होगा तो वो पूछ लेंगे और डिबेट जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर में अगर आप देते हो तो हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर वाले तो वही बताएंगे कि हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर से वो कैसे एसोसिएटेड है, ठीक है। तो आपको हर एक डिपार्टमेंट का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई। अगर कुछ चीज़ें अगर मैंने छोड़ दिया है या कुछ चीज़ें मैं नहीं बता पाई हूँ तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मैं उस चीज़ों को मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूँ, मैं उस चीज़ का आंसर दे पाऊँ, मैं आपको डीएम कर दूँ आपके व्हाट्सअप से में या फिर आपके किसी भी ये में, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जो मैंने इंटायरली मैंने अपने रिसर्च प्रपोजल में ये सब लिखने की मैंने की थी, ठीक है। मैंने कोशिश की थी, ठीक है। बाकी कुछ भी अगर डाउट हो, कुछ भी हो, तो प्लीज़ बेझिझक मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और चीज़ों को जानने से पहले, पढ़ने से पहले, सबसे पहले मैं आपको यही बोलूँगी कि पूरा का पूरा एक अगर आपका ब्रॉड एरिया है तो ब्रॉड एरिया को एकदम बिल्कुल नैरो डाउन करते चले जाएँ। जितना ज़्यादा लिटरेचर पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपका डीप डाउन होते जाएगा और उतना ज़्यादा आप डीप तरीके से बातों को रख पाएंगे, और उतना ज़्यादा ही आप अपनी बातें ज़्यादा करेंगे, ना कि आप लिटरेचर में जो लिखा है उसको उठा के लिख दें, ठीक है। तो ये सब सारी बातें मैं आपको ये करूँगी। तो सबसे पहला जो आपको काम करना है, आपको लिटरेचर पकड़ना है और लिटरेचर में आपको अपनी पूरी जी जान लगा देनी है। जितना ज़्यादा लिटरेचर पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको अपना गैप क्रिएट मिलेगा। दिमाग आपका खुद ही बोलना स्टार्ट कर देगा कि नहीं भाई, तूने इतनी ज़्यादा बुक्स पढ़ी, 20 लिटरेचर तुमने पढ़ा, इसमें कुछ, इसमें ये इस तरीका का गैप है, ठीक है। और आपको सबसे परफेक्ट गैप आपको ढूंढ के निकालना है। जब आप 50 बार करोगे तो हो सकता है उसमें से एक गैप जो सबसे बेहतरीन गैप है वो निकल कर आ जाए। तो मेहनत तो करनी है और मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है, ठीक है। तो बिल्कुल बेफिक्र होकर इंटरव्यू दें, अपना प्रपोजल रेडी करें। और मैं आपको ये भी बता दे रही हूँ कि 10 to 20 प्रपोजल्स आपके जमा होंगे, उनके जो फोटो कॉपीज होते हैं वो पहले प्रायर जमा होंगे। और कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ बेझिझक मुझसे पूछें, बेझिझक आप अपना क्वेरीज ये करें। टिल देन, बाय बाय।